नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। शुरुआत करें एक अहम खबर के साथ में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के बयान पर इस वक्त राजनीति गरमाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग राम मंदिर के नाम पर चंदा उगाते हैं और शाम को दारू पी जाते हैं। इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भूरिया और कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोला। भाजपा के छूट नेता जा रहे हैं लावा मंदिर बनाना पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो भगवान मंदिर के बनाने की बात कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है। ऐसे में जब पूरे देश में राम मंदिर को लेकर समर्पण निधि जमा करने का काम चल रहा हो, इस तरह के बयानों पर बवाल मचना स्वाभाविक है। 2 बार केंद्रीय मंत्री, 1 बार प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने झाबुआ में राम मंदिर निर्माण को लेकर जमा हो रही राशि पर प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे निशाना साधा। साथ ही उन्होंने अब तक जमा किए गए पैसे का हिसाब भी मांगा। झाबुआ में भूरिया के तेवर जितने तीखे थे, कुछ ही घंटों बाद इंदौर में उनके स्वर थोड़े नरम पड़ गए। भाजपा वाले उनका तो एक ही काम, राम नाम जपना, परामाल अपना। वो परामाल खा के चंदा करने निकल गए। चंदा घर घर से जा रहे हैं कि मंदिर बनाना। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ कि पिछले सालों हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। RSS विश्व हिंदू परिषद हजारों टोलियां और गांव शहर में घूम रहे हैं मंदिर बनाना। पैसा जो भी श्रद्धा अनुसार देना चाहिए, क्योंकि राम का मंदिर है। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया गरीब भी निकाल दे। पर देश जानना चाहता है कि पिछले समय का हजारों करोड़ रुपया जो इकट्ठा हुआ था वो कहाँ है। राम मंदिर को लेकर धन संग्रहण में कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभालने वाले कांग्रेस विधायक इसे बीजेपी की चुनावी सियासत से जोड़ रहे हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव में करती है। आपको बता दें कि राम मंदिर के लिए पैसे जमा करने के लिए PC शर्मा ने मुहिम चलाई थी और खुद बैंक जाकर पैसे जमा करवाए थे। क्योंकि लक्ष्मण सिंह जी ने भी कहा है कि ये जो चंदा इकट्ठा करते हैं, इससे नगर पालिका और पंचायत चुनाव में पैसा लगा देते हैं। और उनका कहना इसलिए सही लगता है कि वो खुद भी कुछ साल बीजेपी में रहे हैं। कांतिलाल भूरिया का बयान सामने आने के बाद बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। किसी मंत्री ने भूरिया की तुलना आसुरी शक्तियों से की, तो किसी ने उनके बयान को शर्मिंदा करने वाला बताया। ये जो भूरिया जी का बयान है, ये आसुरी प्रवृत्ति का द्योतक है। अब इसमें भूरिया जी की तो कोई ज्यादा गलती मुझे नजर नहीं आती है। एक्चुअल में उनके जो गुरु है राजा साहब, जैसी शिक्षा मिली है वैसा वाच वो कर रहे हैं। इसमें कोई नया नहीं है। वो चंदा वसूली अभियान कह रहे हैं, ये केवल और केवल कांग्रेस की मानसिकता है। ये चंदा वसूली नहीं है कांतिलाल भूरिया जी, ये हम सबकी कार सेवा है। जब दिग्विजय सिंह जी अपनी लीगी हालत को छोड़कर मुस्लिम कट्टरपंथी होने के बावजूद भी, जिन्ना को आदर्श गुरु मानने के बाद भी, जब वो राम मंदिर के लिए घुटने टेक चुके हैं, तो आप भी राम के प्रति समर्पण करिए। राम भक्तों को बदनाम करने की कोशिश मत करिए। पूरे देश में राम मंदिर निर्माण को लेकर श्रद्धा निधि का कार्यक्रम 27 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान कूपन के अलावा सीधे बैंक में पैसा जमा करवाने की व्यवस्था भी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी राम मंदिर के लिए चंदा दिया है, लेकिन उन्होंने भी पुराने पैसों के हिसाब पर सवाल उठाया था। इंदौर में शालिनी हार्डिया के साथ नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनको पास किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 24 लाख किसानों का 550 करोड़ रुपए का ब्याज माफ करने का फैसला किया। कैबिनेट की बैठक में सहकारिता विभाग के प्रस्ताव को पास किया गया। बजट अब की बार पेपरलेस होगा, टैबलेट से बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, केंद्र सरकार की तरह मध्य प्रदेश की बजट भी आत्मनिर्भरता पर फोकस होगा। इसके अलावा हर ब्लॉक में एक एक्सीलेंस स्कूल खोला जाएगा। 2 स्कूलों के बीच कम से कम 45 किलोमीटर का फासला होगा। स्कूलों की संख्या 9,920 तय की गई। इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास होगा।
परेशान थे। कोरोना के काल का भुगतान, लॉकडाउन के कार्य का भुगतान, जो परेशानी हो रही थी, आज सरकार ने उन सभी किसानों के लिए 14 करोड़ 80 लाख, लगभग 15 करोड़ रुपया आज देने का कैबिनेट ने तय किया है। कि किसानों को से कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा, जो पैसा दिया जाएगा सहकारी बैंकों से उस पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समाधान ऑनलाइन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिया कि समर्थन मूल्य पर खरीदी के बाद किसानों को भुगतान नहीं किया जाता तो इसके लिए जिम्मेवार लोगों की संपत्ति नीलाम कर किसानों का भुगतान करें। साथ ही दोषियों के खिलाफ में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए, कार्रवाई करें। सीएम के निर्देश के बाद सभी जिलों के कलेक्टर इस संबंध में जांच करा लें। ये भी उनको कहा गया, उनके जिले में ऐसा कोई प्रकरण लंबित ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। सीएम ने भिंड जिले के आवेदक केशव सिंह की शिकायत पर तत्कालीन सीओ जनपद पंचायत को निलंबित करने के निर्देश भी दिए। वहीं सागर के करोड़ी लाल यादव की भैंस की मौत होने के बाद लंबे वक्त तक मदद न मिलने पर तहसीलदार की विभागीय जांच कराने का निर्देश भी दिया है। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में लगातार 6 बार खराब प्रदर्शन करने वाले भिंड जिले को कार्य सुधारने का निर्देश मिला है। इसी तरह शिवपुरी, मुरैना, शाजापुर, दतिया को भी सुधार का निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार के आम बजट में ग्वालियर चंबल अंचल के विकास के लिए कई प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी गई। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अंचल के विकास के लिए 400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की मंजूरी का अनुरोध किया, जिसको अब की बार बजट में पास किया। सांसद सिंधिया ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि मेरे अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा बजट में ग्वालियर मुरैना में पेयजल के लिए 250 करोड़, चंदेरी में पर्यटन और बुनकरों के विकास के लिए 75 करोड़ और उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र विकास के लिए 75 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। आम बजट में मिडिल क्लास को कोई राहत न मिलने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट के जरिए नाराजगी जताई। कांग्रेस ने ट्वीट किया, ए मिडिल क्लास अब तू बचकर कहां जाएगा, विधायक खरीदी का सारा भार तुझ पे ही आएगा। बजट को लेकर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा, मिडिल क्लास को बड़ी उम्मीदें थी कि पेट्रोल डीजल पर राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इधर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश में जो लूट की थी उसका ही नतीजा है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स जो रोजमर्रा की यूज़ है उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया है और निश्चित तौर पर जो मध्यम वर्गीय के लिए तो कुछ भी नहीं है। जो लोगों के रोजगार गए, नौकरियां गई, व्यवसाय ठप हो गए, उनके लिए सीधा कोई फ़ायदा होता, उनके अकाउंट में कोई सीधा पैसे देने की बात होती, वो है नहीं। वैक्सीन फ्री लगेगा कि नहीं लगेगा इसका कोई जिक्र नहीं। इस प्रदेश की जनता ने देखा कि क्या कुछ कांग्रेस के नेताओं ने मध्य प्रदेश में किया। केवल अपनी खीसे भरने के लिए भ्रष्टाचार के आखंड में डूबकर इस मध्य प्रदेश को बदनाम करने वाले कांग्रेस के नेता किस मुंह से इस मध्य प्रदेश के विकास की बात करते हैं। इस मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से डिरेल करने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया। मध्य प्रदेश के 4 लाख पेंशनर्स में से केवल 10,000 पेंशनर को आयकर रिटर्न दाखिल करने में छूट का जो ऑप्शन दिया है बजट में, उसका लाभ मिल पाएगा। दरअसल आम बजट में 75 साल से ज़्यादा उम्र वाले आयकरदाताओं को ही रिटर्न जमा करने में छूट की बात की गई है। मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो प्रदेश में 4 लाख कुल पेंशनर्स हैं, जिनमें से 2 लाख की उम्र 75 साल के ऊपर है। बजट प्रावधान कहते हैं कि केवल पेंशन और ब्याज से आय अर्जित करने वाले इसके पात्र हो पाएंगे और प्रदेश में ऐसे पेंशनर्स की संख्या मात्र 10,000, यानी इन्हीं 10,000 लोगों को इस छूट का लाभ मिल पाएगा। इस संबंध में मध्य प्रदेश पेंशनर संघ ने कहा कि आयकर रिटर्न में छूट का स्वागत है, लेकिन इस बजट से कर्मचारियों को बड़ी निराशा हाथ लगी। न भरने की जो निर्णय लिया गया है वो स्वागत योग्य कदम है। वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों में इनकम टैक्स की कोई स्लैब नहीं बढ़ाई गई है, न ही बोनस अधिनियम में कोई चेंज किया गया है और न ही केंद्रीय महंगाई भत्ते के संबंध में शासन ने कोई प्रावधान किया है। इसको लेकर कर्मचारियों में कल के बजट में घोर निराशा है।
मध्य प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का नगरीय निकायवार घोषणा पत्र क्या रहने वाला है, इसका खुलासा खुद सीएम शिवराज सिंह अभी से करते जा रहे हैं। सीएम संबंधित जिलों में अफसरों के साथ अगले 5 साल के विकास की प्लानिंग कर रहे हैं और लगे हाथ संबंधित शहरों में 5 साल के लिए तय किए गए कामों की जानकारी सार्वजनिक कर रहे हैं। इंदौर भोपाल को लेकर सीएम ये नया प्रयोग कर चुके हैं। अब पहले चरण में प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों के 5 साल का खाका जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद चुनिंदा जिला पंचायतों को लेकर भी इस तरह की घोषणा हो सकती है। इसके लिए संबंधित जिलों की कलेक्टर नगरीय निकायों में विकास का खाका तैयार करने में जुटे, यानी चुनाव की तारीख का ऐलान होने से पहले जनता के बीच ये मैसेज पहुंचा दिया जाएगा कि उनके निकाय में अगले 5 साल को लेकर सरकार की क्या प्लानिंग है। सरकार की इस तैयारी पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस ने कहा कि ये सिर्फ घोषणाएं हैं, जमीन पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी ने रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नगरीय निकायों में तेजी के साथ में करने का काम किया है और कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। अधिकारियों से प्लानिंग करके और मात्र घोषणाएं की जा रही हैं और यही जो घोषणाएं हो रही हैं ये उनके जो घोषणा पत्र है जो नगरीय निकाय का उसमें आ जाएंगी और जिसको कभी पूरा नहीं होना, ये बात जनता भी जानती है, जनता भी समझती है। मध्य प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी का फोकस सिर्फ विकास मॉडल पर रहेगा। इसकी वजह देश में किसान आंदोलन और महंगाई के साथ अन्य मुद्दों का गरमाना है। चुनाव में ये मुद्दे तूल न पकड़ें, इसीलिए बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव में सिर्फ विकास की बात करेगी। बीजेपी ने हर निकाय का अलग अलग घोषणा पत्र तैयार करने का फैसला किया। बीजेपी के चुनाव लड़ने का तरीका इस तरह होगा कि टिकट वितरण से लेकर अंदरूनी तैयारी तक सारे समीकरण देखने के साथ सभी दांव पैंच अपनाए जाएं, लेकिन बाहरी तौर पर चुनाव का मुद्दा केवल विकास रखेंगे। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अभी भले ही विकास की बात कर ले, लेकिन मतदान के पहले पुराने मुद्दे निकाल ही लेगी। भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट तो है ही, बड़ा वोट बैंक मध्य प्रदेश में है, लगातार रहा है, लेकिन उसमें इजाफा करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम हर वर्ग, जाति, समुदाय, पंथ, जाति, बिरादरी, मजहब, क्षेत्र सबके वोट हमें मिलें, इसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है और योजनाबद्ध तरीके से कर रही है। जो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो सब जानते हैं कि ये घोषणावीर है और जो इनको अगर इन्होंने दृष्टि पत्र में जो वायदे किए थे पहले उनको तो पूरा कर ले भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद अगला घोषणा पत्र बनाए और जो सरकार जो काम संगठन को करना होता है वो अब सरकार कर रही है। रविवार देर शाम को सिवनी के कुरई थाना क्षेत्र में एक कार से बरामद 1,74,00,000 रुपए मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि बरामद रकम किसी सोना व्यापारी की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी गांव में हुई लूट की घटना की है। वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपी कार में रकम रखकर मुंबई ले जा रहे थे। पुलिस ने कुरई थाने के सामने घेराबंदी कर कार को रोका, उसकी सर्चिंग की। इस दौरान सीट के नीचे बोनेट में और गेट के कांच के पास छिपा कर रखे 1,74,00,000 रुपए नगद बरामद हुए। तकरीबन 2 लाख रुपए के अधजले नोट बरामद कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी हरिओम यादव, सुनील वर्मा और ग्यास बाबू उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। धारा 102 सीआरपीसी के तहत ये संपत्ति को जब्त किया जा चुका है कल शाम, और इसे क्योंकि जब्ती के बाद ये प्रॉपर्टी माननीय न्यायालय की हो जाती है तो यूपी पुलिस से भी इनको सूचना दे दी गई, यूपी पुलिस को भी, और उनकी टीम भी आ चुकी है। वो माननीय न्यायालय से परमिशन लेकर ये प्रॉपर्टी और आरोपी यहाँ से ले जाएंगे। मध्य प्रदेश के उन खिलाड़ियों को पुलिस में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पद पर सीधे नौकरी मिलेगी जिन्होंने नेशनल या इंटरनेशनल प्रतियोगिता में पदक हासिल किया। सरकार ने इसके लिए नियमों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हर साल सब इंस्पेक्टर के 10 पद और कांस्टेबल की 50 पद पर खिलाड़ियों की भर्ती होगी। ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले सब इंस्पेक्टर पद पर सीधे नियुक्त होंगे। वहीं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पदक विजेता खिलाड़ियों को कांस्टेबल पद पर नियुक्ति दी जाएगी। दोनों पद पर भर्ती के लिए नियमों में तय शैक्षणिक योग्यता का होना जरूरी है। उनकी ना कोई परीक्षा होगी, ना कोई फिजिकल टेस्ट होगा। ऐसे खिलाड़ियों को दोनों पदों पर सीधे नियुक्ति देने पर विचार किया जाएगा जिन्होंने इन खेलों में केवल हिस्सा लिया हो। दोनों पदों पर भर्ती के लिए पदक विजेता खिलाड़ियों को ऊंचाई में छूट रहेगी। अन्य योग्यताएं जैसे आयु, शैक्षणिक योग्यता भर्ती नियम के अनुसार होगी।
पात्र खिलाड़ी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने के साथ साथ राज्य खेल अकादमी में कम से कम 3 साल का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख से 3 वर्ष के भीतर प्राप्त पदक पाने वालों पर विचार होगा। पुराने पदक मान्य नहीं होंगे। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित पीएमटी फर्जीवाड़ा मामले में भोपाल चिरायू मेडिकल कॉलेज से जुड़े 43 मामलों में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में मंगलवार को सवाल जवाब हुए, जिसमें हाईकोर्ट ने कुछ मामलों में सीबीआई के जवाब पेश नहीं करने पर 5 फरवरी को फिर से सुनवाई तय की है। चिरायू मेडिकल कॉलेज के 60 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने विशेष कोर्ट में चालान पेश किया था। 25 जनवरी को सीबीआई का जवाब नहीं आने की स्थिति में कुछ मेडिकल छात्र रहे आरोपियों को अग्रिम जमानत दी गई। सीबीआई ने एक बार फिर जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसका बचाव पक्ष के वकीलों ने विरोध किया। आपको बता दें कि सीबीआई ने चिरायू मेडिकल कॉलेज से जुड़े जिन 60 लोगों को आरोपी बनाया, उनमें अधिकांश आरोपी वे लोग हैं जो चिरायू मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर चुके हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के संचालक अजय गोयंका समेत अन्य अधिकारी और डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन के कुछ कर्मचारी इसमें शामिल हैं। फिर आज वो सारे मैटर फिर लिस्ट हुए, 43 केसेस करीब थे। आज फाइनल आर्ग्यूमेंट हुआ। कोर्ट ने जिन केसेस में रिप्लाई आ गया है उनमें फाइनल आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद उसको ऑर्डर के लिए रिजर्व कर लिया है। जिन केसेस में सीबीआई ने अभी तक रिप्लाई फाइल नहीं किया है उनमें कुछ केसेस हैं ऐसे, उनमें 5 फरवरी लगाई हुई है। मध्य प्रदेश में अब जल्दी ही उच्च शिक्षा विभाग ऑफलाइन परीक्षा कराने की तैयारी में है। विभाग ने इस संबंध में विश्वविद्यालय को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर को छोड़कर सभी परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जा रही है। हालांकि इस समय कॉलेजेस में छात्रों की संख्या कम है और ऐसे में परीक्षा के लिए छात्रों को कॉलेज तक लाना एक बड़ी चुनौती रहेगी। कोरोना के चलते पढ़ाई लगातार प्रभावित हुई है। कई पुराने सेमेस्टर में स्टूडेंट का सिलेबस अब तक पूरा नहीं हुआ। वहीं अब विश्वविद्यालय अलग अलग कोर्स के करीब 18,000 विद्यार्थियों की परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। शासन से हमें गाइडलाइंस प्राप्त हो चुकी हैं और हमारे रजिस्ट्रार सर बता रहे हैं कि सबको सर्कुलेट भी कर दिया गया है। अभी जो ऑड सेमेस्टर्स हैं, फर्स्ट और थर्ड, इनके लिए तो जैसे पहले हुआ था उनके इंटरनल असेसमेंट के आधार पर ही रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और जो एनुअल एग्ज़ाम्स हैं वो हमारे ऑफलाइन परीक्षाएं की जाएंगी। कोरोना काल के बीच कॉलेज परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया गया। पिछले साल की तरह इस साल भी पोस्ट ग्रेजुएशन पहले और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं होंगी, बल्कि घर से तैयार किए गए प्रैक्टिकल, आंतरिक मूल्यांकन और असाइनमेंट के आधार पर ही रिजल्ट को जारी किया जाएगा। दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा जून में होनी है। दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा 16 जून से शुरू होगी और 31 जून तक चलेगी। चौथे सेमेस्टर की परीक्षा 1 जून से शुरू होगी और 15 जून तक चलेगी। ग्रेजुएशन परीक्षाओं की बात करें, पहले, दूसरे, तीसरे साल की परीक्षाएं अप्रैल मई में होंगी और परीक्षा के नतीजे 30 जून तक जारी होंगे। इन परीक्षा में कोरोना संक्रमण को लेकर जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। जन कल्याण की योजनाओं को जब भ्रष्टाचार का दीमक लग जाए तो कई गरीबों के घर का चूल्हा जलना बंद हो जाता है। नरसिंहपुर के गाडरबारा में इन दिनों गरीब और जरूरतमंद लोगों का हक छीना जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में सहकारी सोसाइटी में 2 महीने से गरीबों को पात्रता पर्ची पर केवल गेहूं दिया जा रहा है। हैरानी की बात तो ये कि उन्हें पर्ची पर गेहूं और चावल दोनों दिए जाने का जिक्र है, जबकि हालात हैं कि गरीब परिवार महंगे दाम पर बाजार से चावल खरीद रहा है। इस पूरे मामले में एसडीएम ने जांच टीम बना दी है और जांच की बात कही है। लॉकडाउन में कुछ लिख के बंटवाया है ना, तो वो घटा नहीं मशीनों में, उसकी वजह से मशीनों में निकल रहा है। तो वो अपन ने जो लिख के दिया है तो वो घटा नहीं है, उसको अपन जो लिख के दिया उसको इकट्ठा करके सबमिट करके अपन पहुंचाएंगे अधिकारियों के पास। कुछ दुकानों में गाड़ावाड़ा में दिसंबर और जनवरी में चावल नहीं आया है, लेकिन उनको जो पुराना शेष बचा चावल है उसमें से वितरण करना था। जब आपके द्वारा बताया जा रहा है कि 2 महीने से चावल नहीं बांटा गया है तो उसकी जांच करवा लेते हैं।
इंदौर फार्मा इंडस्ट्री एक बड़ा हब बन चुका है। पीथमपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में कई फार्मा कंपनीज हैं। तकरीबन सभी फार्मा कंपनी रजिस्टर्ड हैं, लेकिन कुछ कंपनियां इस तरह की हो सकती हैं जो रजिस्टर्ड ना हो और प्रशासन की आंख के नीचे, जहां पर केमिकल से सिंथेटिक ड्रग्स बन रहे हैं। इंदौर शहर ने जितने तेजी से हर क्षेत्र में अपना विकास किया, तरक्की के नए आयामों को छुआ, इतनी ही तेजी से ड्रग्स के अवैध साम्राज्य ने इसे अपने आगोश में ले लिया। पहले नेचुरल ड्रग्स जिसमें गांजा, अफीम, चरस चलन में थे, लेकिन अब इसी के ऊपर उठकर सिंथेटिक ड्रग्स चलन में आ गए हैं, जो कि केमिकल प्लांट में बनाए जा रहे हैं। इंदौर शहर के आसपास और पीथमपुरा एरिया में बड़े स्तर पर फार्मा इंडस्ट्री और केमिकल प्लांट है। अधिकतर कंपनी रजिस्टर्ड हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टैबलेट और कई प्रकार की दवाइयों का निर्माण करते हैं। लेकिन इतने बड़े फार्मा इंडस्ट्री जो कि हजारों एकड़ में फैला है, इन्हीं क्षेत्र में अवैध बसाहट भी है। मध्य प्रदेश के बेसिक ड्रग डीलर एसोसिएशन के महासचिव जेपी मूलचंदानी का कहना है कि पीथमपुरा एक फार्मा इंडस्ट्री हब है, लेकिन जिस तरह शहर में बड़े स्तर पर ड्रग्स को लेकर कार्रवाई हुई है, ऐसे में जरूरत है कि वो लोग इस इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और युवाओं में जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई हो। जिस प्रकार से कुछ लोग ड्रग माफियाओं के रूप में काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो दोषी हैं और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोगों के कारण पूरा उद्योग, ये पूरा सेक्टर, पूरा फार्मा सेक्टर बदनाम हो रहा है। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत सिंथेटिक ड्रग्स को अवैध करार दिया गया है। इस एक्ट के तहत गांजा, स्मैक, हीरोइन, कोकीन वगैरह को भी प्रतिबंध किया गया है। इसे खरीदना या बेचना पूरी तरीके से प्रतिबंध है। नार्को विंग के अधिकारी के मुताबिक रेव, पूल या फार्म हाउस पर होने वाली पार्टियों में इस ड्रग्स को लिया जाता है। पहले इनमें एलएसडी यानी लिर्सिक एसिड, डेथॉइल माइल्ड मिलाया जाता था, लेकिन फिर ड्रग्स के लिए कड़े कानून बने तो अब MDMA और मेफेड्रोन का नशा हो रहा है। इस सख्त कानून को इसी से समझा जा सकता है कि यदि किसी भी इंसान के पास LSD सिंथेटिक ड्रग 0.5 मात्रा भी मिल जाए तो उसे कम से कम 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है। आइए जानते हैं कि क्या है सिंथेटिक ड्रग्स। केमिकल से लेबोरेटरी में बनाए जाने वाले नशीले पदार्थों को सिंथेटिक ड्रग्स कहते हैं। इसकी डिमांड पार्टी सर्किट, रेप पार्टी, पूल पार्टी, यूथ हाउस पार्टी में ज्यादा होती है। युवाओं में नशीली दवाओं में सिंथेटिक ड्रग्स का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। आजकल तस्कर इसके फॉर्मूले को चेंज कर सस्ती सिंथेटिक ड्रग्स बना रहे हैं, जो प्रचलन में ज्यादा है। मध्य प्रदेश में फिलहाल अधिकतर म्याऊ म्याऊ MDMA ड्रग्स ज्यादा यूज हो रहा है। पुलिस ने सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे देश के उन हिस्सों में भी कार्रवाइयाँ की हैं जहाँ पर इस तरह इन ड्रग माफियाओं के तार जुड़े हुए मिले हैं। इस कड़ी में यहाँ पर भी जो इस तरह के जो ड्रग हैं और ड्रग से जुड़े हुए जो इस तरह के अवैध व्यापार करने वाले जो व्यापारी हैं, जो परिवहन करने वाले अपराधी हैं, उन सारे लोगों पर कार्रवाई की गई है। इंदौर IG हरिनारायण चारी मिश्रा का कहना अपनी जगह सही है कि पुलिस समय समय पर इस तरह के एक्शन लेती रहती है, लेकिन जरूरत है कि फार्मा इंडस्ट्री और ऐसे क्षेत्र जहां बड़े स्तर पर दवाइयां और टैबलेट का निर्माण होता है, इन क्षेत्रों में भी लगातार सर्चिंग की जाती है, उसका दायरा बढ़ाया जाए ताकि इंदौर को नशे की गिरफ्त से निकाला जा सके। रवि हेमरा सिसोदिया, IBC 24, इंदौर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।